अदम्य ऊर्जा से भरपूर विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कविता के बहाने। और पिछले 2 वीडियो में आपने इसका सस्वर गायन के साथ भूमिका पढ़ी, इसकी व्याख्या पढ़ी, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पढ़ा। आइए अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्नों के कुछ उत्तर हैं, ये उत्तर यही फाइनल नहीं है, आप अपने अनुसार भी उत्तर लिख सकते हैं। ये केवल आपको संकेत मात्र दिया गया है कि इस तरह से उत्तर आप लिख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्नों के उत्तर अगर आप कर लेते हैं तो आपका पूरा पाठ एक बार मस्तिष्क में हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। चिड़िया की उड़ान एवं कविता की उड़ान में क्या समानता है? चिड़िया एक घोंसले का सृजन निर्माण जिन उपकरणों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से करती है, कभी भी उसी प्रकार अनेक भावों और विचारों का संग्रह करके अपने काव्य का निर्माण करता है। कविता की उड़ान चिड़िया की समझ से, चिड़िया की सोच समझ से परे क्यों है? कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं अधिक सूक्ष्म है, वो बहुत दिल में छू जाने वाली है और महत्वपूर्ण होती है कविता की उड़ान। जबकि चिड़िया की उड़ान जितना समय हम देखते हैं उतना ही आनंद देती है। चिड़िया की उड़ान कम समय रहती है और कविता की उड़ान सदैव रहती है। फूल मुरझा जाते हैं पर कविता नहीं, क्यों? स्पष्ट कीजिए। कविता कालजयी होती है। कालजयी अर्थात वो आज वर्तमान में ही उपयोगी होगी ऐसा जरूरी नहीं है, वो भविष्य में भी उपयोगी होगी, कई वर्षों तक वो उपयोगी होगी अगर उसने सहृदय के हृदय को छूने जैसा अपने आप को बना लिया है। उसका मूल्य शाश्वत अर्थात सदैव रहने वाला होता है, जबकि फूल बहुत जल्दी कुम्हला जाते हैं। बच्चे की उछल कूद, सब घर एक कर देना एवं कवि की कविता लिखना, ये दोनों में क्या समानता एवं विषमता है? तो देखिए, बच्चा खेल खेल में घर का सारा सामान अस्त व्यस्त कर देता है और सब कुछ टटोलता है, इधर ढूंढेगा उधर ढूंढेगा, एक स्थान पर इकट्ठा करके रख लेगा, फैला लेगा। काव्य रचना प्रक्रिया में भी क्या होगा? कवि भी पूरे मानव जीवन को खंगाल लेता है, उसका पूरा अनुभव, अपना पूरा अनुभव उसमें दर्शाता है, एक जगह सब कुछ पिरो देता है। फिर भी दोनों के प्रयासों में बाल क्रियाओं का आनंद कवि नहीं समझ पाता, अर्थात बच्चे की क्रियाओं में जो आनंद है वो कविता के काव्य में आनंद है, लेकिन वो पढ़ने वाला समझता है, सीखने वाला समझता है। कविता के पंख लगाने का भाव स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, कवि कल्पना करके किसी भी विषय पर, कोई भी छोटा सा विषय, बड़ा विषय कोई भी ले लेगा वो, और भावपूर्ण रचना वो कर सकता है। तथा कविता अपने भावों द्वारा दूर दूर तक अपना प्रभाव छोड़ती है। कविता के भाव दूर दूर तक अपना प्रभाव छोड़ती है। इसीलिए ये है कविता के पंख, अर्थात एक कविता, कोई गीत आप सुनते हैं, समझते हैं और वो पता नहीं कितने दिनों तक आपके दिल में चलता रहता है, आप गुनगुनाते रहते हैं, वो है कविता के पंख। उसके भाव आपके दिल में चलते रहते हैं, उमड़ते रहते हैं। कविता की महक का क्या तात्पर्य है? कविता की महक का तात्पर्य है कविता के प्रभावशाली भाव और उसके अर्थ से। कविता में 2 गुण होने जरूरी हैं, उसका अर्थ बहुत अच्छा हो, उसके अंदर का भाव बहुत अच्छा हो। कविता की तुलना बच्चे के खेल से क्यों की गई है? कहते हैं जिस प्रकार बच्चा खेलता है तो संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, उसका विकास होता है, उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल खेलती है, शब्दों का एक सुंदर खेल खेलती है। इससे कविता का विकास होता है। कविता भी तुष्ट अर्थात प्रसन्न होती है, दूसरों को प्रसन्न भी करती है तथा प्रभावशाली बनती है। बिना मुरझाए महकने के माने का भाव क्या है? देखिए, अब यहाँ पर आपको लगेगा ये समान समान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उसी के अनुसार उत्तर भी बदल जाता है। फूल और कविता की तुलना में कवि कविता को अधिक श्रेष्ठ बताता है। फूल श्रेष्ठ है, हम सब जानते हैं। अब किसी की कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, हम क्या करेंगे? फूलों का गुलदस्ता देंगे। अगर आप कविता का गुलदस्ता दे दें, एक कविता सुंदर सी लिखें और उसको गिफ्ट कर दें, देखिए आप, वो कविता उसके जीवन भर संभाल के रखने के लिए, वो शायद बहुत सुंदर हो तो वो उसको फ्रेम करके हमेशा रखे, फूलों को वो हमेशा नहीं रख सकता, तो वो उसको कविता को श्रेष्ठ बताता है। फूल तो महकता है, खुशबू देता है, किंतु कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद मुरझा जाता है, किंतु कविता कभी मुरझाती नहीं है। नई हो या पुरानी, युगों युगों तक अपना संदेश मानव को देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है ये कविता।
यही है कविता की विशेषता। ऐसी ही कविता आपने लिखनी है, स्वयं भी लिखनी है, और ऐसा ही कविता के महत्व को समझना है। अब देखिए, कुछ काव्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। सबको एक समान बना दिया है हमने। चिड़िया एवं कविता की उड़ान में अंतर बताइए। अब देखिए, चिड़िया की उड़ान सीमित है, जितने उसके पंख हैं, जितनी उसकी ताकत है, उतना ही वो उड़ेगी। वह केवल आकाश में ही उड़ती है। किंतु कविता की उड़ान असीमित है, उसके लिए केवल आकाश ही नहीं चाहिए, बल्कि उसमें तो कवि कल्पना की उड़ान भरता है ना, तो उसकी कविता में तरह तरह के विषय आ जाते हैं, तरह तरह के भाव समा सकते हैं, और उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है। कविता में तो सभी रस समा जाते हैं, सभी अलंकार समा सकते हैं, सभी गुण, छंद और आनंद ही आनंद समा सकते हैं। आप जानते हैं, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। वो आज भी लोगों के अंदर, लोगों के मन मंदिर में आज भी वो संदेश दे रही है, उनके मन मंदिर में आज भी रस पैदा कर रही है। आज भी कहीं जाएं हम और सुनते हुए हम कहीं पर पाठ हो रहा होता है, कहीं पर भजन चल रहा होता है, और हम उसको सुनकर आज भी झूमने लगते हैं। ये है कविता की उड़ान। बाहर भीतर इस घर उस घर, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो चिड़िया के संदर्भ में कहते हैं बाहर भीतर इस घर उस घर का आशय है कि इन स्थानों से है, भाई बाहर या भीतर, इतना ही चिड़िया की लिमिट है, इतना ही उसकी सीमा है। किंतु कवि के संदर्भ में इसका आशय है इस संसार में भी और अलौकिक जगत में भी कवि की कविता व्याप्त हो जाती है, हमेशा बनी रहती है। जैसे हम कहते हैं कि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि अमर हो गए, अब वो नहीं है, फिर भी हम उनका नाम याद कर रहे हैं। यह घर वह घर सब एक घर कर देने के माने इसका तात्पर्य क्या है? यह घर वह घर सब घर एक कर देने का तात्पर्य है। बच्चे के अर्थ में यह है कि उसके मन में, बच्चे के मन में कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि और वो तो सबको एक समान समझता है। हाँ, कवि के संदर्भ में यह अर्थ है कि कविता का विषय असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कवि के हृदय का जो भाव, जो कवि के हृदय में दृश्य पैदा होता है, जो परिस्थिति उद्वेलित करती है उसे अंदर से झकझोरती है, वह निष्पक्ष भाव से उस पर ही कविता लिखने लगता है, और उसके द्वारा लिखी गई कविता वो कितने कितने लोगों के दिल में अनंत काल तक अपना प्रभाव जमाए रहती है। आगे देखिए, कविता की तुलना फूलों से क्यों की गई है? कविता फूल भी, क्योंकि फूल भी सुंदर होता है, कविता भी सुंदर होती है। फूल अपनी सुंदरता से सबको आकर्षित कर लेता है, और कविता भी अपने रस, अलंकार और शिल्प संबंधी अर्थात भाषा शैली, उसके अंदर लाक्षणिकता, व्यंग्यात्मकता से, सबकी संबंधी सुंदरता से कविता भी सबको अच्छी लगने लगती है। कविता का खिलना फूल क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि फूल एक दो दिन अर्थात थोड़े समय के लिए खिलता है, परंतु कविता एक बार खिलकर सदियों तक सभी को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। फूल का खिलना एक सीमित स्थान पर ही होता है, परंतु कविता देश काल और सीमाओं से परे होती है। कवि और कविता का नाम लिखिए, ये जरूर प्रश्न आपको याद रखना है। कवि कुंवर नारायण, कविता कविता के बहाने। कविता की उड़ान का लाक्षणिक अर्थ क्या है? ये बार बार प्रयोग हुआ है। कविता की उड़ान का है काव्य की सूक्ष्म अर्थ निरूपण शक्ति, अर्थ बताने की जो शक्ति है वो है लाक्षणिकता। कवि की कल्पना का विस्तार है उसकी लाक्षणिकता। कविता के पंख किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है कवि की कल्पना शक्ति का। कविता के पंख मतलब कवि के अंदर की कल्पना शक्ति, उसका वो जगत जिस पर वो पूरे संसार को उड़ाने वाला है। आगे देखिए, ये अंतिम है हमारा। कविता और बच्चे को समानांतर रखने का क्या कारण है? कहते हैं जिस प्रकार बच्चे के मन में, अब एक ही प्रश्न कई प्रकार से आया है, देखिए समझिए। जिस प्रकार बच्चे के मन में किसी भी तरह का द्वंद्व अर्थात भेदभाव नहीं होता, ऊंच नीच का भाव नहीं होता, वह सहज ही रहता है, ठीक उसी तरह से कविता भी सहज और सरल सबके लिए समान होती है। उड़ने और खिलने से कवि का क्या संबंध है? कविता का क्या संबंध है? उड़ने का संबंध पक्षी से है। जिस प्रकार पक्षी उड़ान भरता है, उसी प्रकार कवि भी कल्पना के आकाश में उड़ान भरता है। इसी तरह खिलने का संबंध फूल के साथ है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। फूल भी ऐसे ही खिलता है, कोई उसको ले ले, कविता भी ऐसे ही खिलती है, कोई भी उसका आनंद ले ले, कोई भी उसका रस ले ले। अब हैं कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए जो आप स्वयं करेंगे। कविता और चिड़िया के उड़ने में क्या अंतर है? कविता रचना और फूलों के खिलने का क्या संबंध बताया गया है? बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है?
कविता की कौन कौन सी विशेषता बताई गई है। कविता एवं चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर होता है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। कविता के पंख लगा, उड़ने के माने, इसका क्या अर्थ है। ये सभी प्रश्न आप कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप कर लेंगे। तो ये हमारी वीडियो यहीं पर पूर्ण होती है कविता के बहाने। धन्यवाद। शुभ और कल्याण कामना करता हूं मैं। धन्यवाद।